अस्सलामुअलैकुम। आज सिचुएशन रूम के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मिसबा लगारी। नाज़रीन, 15 अगस्त को लाल किले पर नरेंद्र मोदी ने अपने डूबते इक़्तिदार को बचाने की आखिरी कोशिश की। ऐसा मालूम होता जैसे ये उनका आखिरी खिताब हो। 1 घंटा 43 मिनट की तवील तरीन मगर तज़ादात से भरपूर तकरीर में अपनी हज़ीमा छुपाने के लिए मोदी ने भारतीय अवाम को एक नया मंजन बेच दिया। 10 साल में इसराइली तर्ज पर हिफाजती ढाल या आयरन डोम बनाने का लॉलीपॉप दे दिया। मगर हाल ये है कि जंग में शिकस्त और इंतखाबी धांधलियों के सबब चंद माह गुजारने दुश्वार हैं। और फिर हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा तो पहले हिंदुत्वा और फिर मुद्दतवा से है। मोदी ने अपनी तकरीर में आलमी सालिसी अदालत के फैसले से इनकार करते हुए सिंध ताज मुआहदे को ही गलत करार दे दिया। हालांकि पाकिस्तान वाज़े तौर पर कह चुका है कि पानी हमारी रेड लाइन है और ये गैर इंसानी फाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने खिताब में मोदी ने एटमी धमकियों का रोना भी रोया, मगर दुनिया गवाह है कि सबसे बड़ी हिमाकत 3 माह कबल खुद हिंदुस्तान ने की, जब एक एटमी मुल्क होते हुए दूसरे एटमी मुल्क पाकिस्तान पर हमला किया। ये जानते हुए भी कि सर जंग में क्यूबन मिसाइल बहरान के बाद ये उसूल तय हो चुका है कि कोई एटमी ताकत दूसरी एटमी ताकत पर हमला नहीं करेगी। मगर इंतहा पसंद मोदी और अमन का भला आपस में क्या ताल्लुक? एक ऐसे दौर में जब दोनों मुल्कों को गुर्बत और माहौलियाती तब्दीली जैसे खतरात का सामना है, मोदी ने इश्तियाल अंगेजी और हथियारों की दौड़ में पहल करके खित्ते को दाव पर लगा दिया है। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि 69वीं यौम आज़ादी को पाकिस्तान की असास 2 कौमी नज़रिए की खलीज भी मज़ीद वाज़े कर दी है, जिस पर बाद हल्के न जाने क्यों पर्दा डालने की कोशिश करते रहे हैं। नौजवान नस्ल भी अब ये बात अच्छी तरह जान चुकी है कि बर्रे सग़ीर की तकसीम क्यों ज़रूरी थी और क्यों इन 2 अलहदा कौमों का एक साथ रहना मुमकिन है। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो हम करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और रैंक पर्सन आमिर ज़िया साहब। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इसके साथ माहिर जो है वो बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो आमिर ज़िया साहब आपसे करूँगी कि मोदी की तकरीर वोटों को मुतासर करे ना करे, खित्ते का अमन जो है वो तबाह करने की कोशिश ज़रूर है। दिफा के नाम पर जंगी जुनून को हवा दी जा रही है। आपकी क्या रीडिंग है आयरन डोम और इन जैसे बयानात से मुतालिक? सर देखिए, मोदी की पॉलिसीज में एक तसलसल है और मोदी जो है, हम लोग पूरा गुस्सा जो है मोदी पे निकालते हैं, लेकिन मोदी जो है भारत की एक सोच की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है कि हिंदुत्व के जो भी उनके पैरोकार हैं उसकी सोच है। और वहाँ पे जो उनकी पार्टी बीजेपी है उसमें ये ख्याल है कि जी पाकिस्तान के साथ जो भी हम रवैया रखें वो एक सख्त रवैया हो और उसके अंदर जो है आपको एक कहते हैं ना कि एक एग्रेशन आपको नजर आता है। तो सोच की नुमाइंदगी है। मोदी हो या ना हो, मैं नहीं समझता कि उसके बाद भारत की सोच में कोई फर्क आएगा, क्योंकि जब तक वहां पे हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है डोमिनेट कर रही है, जब तक वो हावी है, उस वक्त तक वो भारत का रवैया पाकिस्तान के साथ यही रहेगा। फिर जो आपने फरमाया कि 1 घंटा 43 मिनट की उन्होंने तकरीर की, उसमें बहुत सारी, एक तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के मुखालिफ उन्होंने जहर उगला और उसमें उन्होंने ये इस बात का वो इरादा किया कि जी हम जो है पानी और खून जो है वो साथ साथ नहीं बहने देंगे। और ये जी वो गरीब बात है कि जी भारतीय जो किसान है वो पानी की डिफिशियंसी का शिकार हो और हम पाकिस्तान को, दुश्मन मुल्क को पानी दे रहे हों। तो उन्होंने उस बात को दोहराया है, जिससे साफ नजर आता है कि वो किसी भी किस्म की लचक का मुजाहरा करने के लिए, एक लचक तो छोड़ें आप, एक जो मतलब है जो मुआहदे हुए उसकी पासदारी के लिए तैयार हैं। उसी तरह जो एक जिंगोइस्टिक बयानिया था वो यही था कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, जिसका आपने इशारा दिया। उन्होंने फिर दावा किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज को जो है निशाना बनाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और बहुत अहम बातें की। एक तो उन्होंने बात ये की कि जी जो कि हमें दिफाई तौर के ऊपर जो है सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया मेड जो बनाएंगे, हम जो है चिप बनाएंगे। मतलब ये उन्होंने कहा कि जो 40-50 साल पहले हम लोगों ने सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज कायम करनी थी वो अभी तक नहीं हुई हैं, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर हम ये काम भी करने जा रहे हैं। जीएसटी में उन्होंने छूट की बात की है, ठीक है ना। फिर भारत को एक कहते हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की है। तो उसके साथ साथ उन्होंने जो है वहाँ के लोगों को एक ख्वाब भी दिया है, कि उनको ये भी दिया है कि जी भारत का जो है ये मुस्तकबिल, और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ये मोदी ही नहीं कह रहे, नेहरू के ज़माने से एक उनका मंसूबा है कि जी भारत को एक ऐसा हेजिमनिस्टिक पावर जो है खित्ते में और दुनिया में हम उसको मनवाएं। और उसकी राह में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उनको एक कांटे की तरह उनको अटकता है कि अपने बैकयार्ड में एक मुल्क है जो उनकी बालादस्ती को तस्लीम नहीं कर रहा। लेकिन
इसमें हमें समझना ये चाहिए कि मुकाबला जो है सिर्फ मोदी से नहीं है, एक पूरा एक सोच की वहां पे नुमाइंदगी हो रही है। और साथ साथ जो है पाकिस्तान को जो है, जिस तरह भारत अपनी मईशत पे तवज्जो दे रहा है, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, अपनी मईशत को मजबूत करना होगा। हमें मुल्क में सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, अच्छा जरूरत है। दहशतगर्दी हमारी यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है, उस पर काबू पाने की जरूरत है। तो हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े, क्योंकि जो भारत का मूड है वो नजर ही आता है कि अपनी जो उन्होंने एक मिसएडवेंचर की थी जिसमें उनको नुकसान हुआ, उसकी हजमियत को मिटाने के लिए जो है वो दोबारा पाकिस्तान पे कोई और मिसएडवेंचर ना करे, कोई बहाना बनाकर। तो हमें बहुत ही ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन ने अपने अजाइम छुपाए हुए नहीं है। और हम उसको ये कहते हैं कि जी मोदी ये कर रहा है और हम मातम करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हमें तैयार होना है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि मोदी और नो मोदी, भारत का रवैया पाकिस्तान के हवाले से यही रहने वाला है जनाब। बिल्कुल। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे कि यौम आज़ादी के मौके पर मोदी जो है वो हिंदुओं के वज़ीर आज़म दिखाई दिए और इंतहा पसंद RSS और संघ परिवार का प्रचार किया, नफरतों की आग भड़काई। क्या आलमी तासुर गया इस तकरीर का? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये लाल किला से जो तकरीर की उसका मकसद क्या था। अमूमन नरेंद्र मोदी RSS का जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि वो इस वक्त खुद RSS से ऊपर चले गए हैं। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र मोदी को एक चीज़ समझ आ रही है कि उनकी अनपॉपुलैरिटी की बुनियाद रखी जा चुकी है। और वो इस तरह कि एक तो ये जो ऑपरेशन उन्होंने सो कॉल्ड सिंदूर करने की कोशिश की, तो आज तक क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। इंडियन पार्लियामेंट में इस पे बहस हुई, अपोजिशन को सेटिस्फाई नहीं कर सके। अमेरिका का सीज फायर का जो किरदार है उसमें अपने आप को क्लैरिफाई नहीं कर सके। जो जहाज़ गिरे उसमें अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर सके, कुछ बता नहीं सके, उल्टा झूठ बोलना शुरू कर दिया, जिसको इंटरनेशनल दुनिया जो है वो तो अब डिस्कस कर रही है कि ये अपनी गवर्नमेंट अपने लोगों को खुश कर रही है। तो और इस हद में तक चले गए कि एयरफोर्स और आर्मी चीफ को इस्तेमाल किया ये बताने के लिए जी कि हमने तो पाकिस्तान के जहाज़ गिरा दिए। वो भी 3 महीने बाद बता रहे हैं। जस्ट वो अपने लोगों को बताने चाहते हैं उनके अंदर जो भारत और पाकिस्तान की जंग जो 4 दिन की थी उसमें जो शिकस्त हुई है, उसका नैरेटिव कैसे अवाम के अंदर लेके जाया जाए सके। तो वो नॉन काइनेटिक डोमेन में बढ़तरी हासिल करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी परेशान है, पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी उम्र 75 साल हो चुकी है, हो जानी है। और RSS के चीफ जो है मोहन भगवत, उन्होंने कहा था कि कोई भी लीडर जो 75 साल का हो जाए उसे रिटायर हो जाना चाहिए। तो अब ये भी फैक्टर है कि वो समझते हैं कि अगर मैंने RSS में दोबारा जाके रिफ्यूज ना ली, उसकी सपोर्ट हासिल ना की, जो हमारी बेस है, जो कि आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है बीजेपी की, तो शायद मैं पॉपुलर ना रह सकूं या मुझे मसला मसाइल हो सकते हैं। सो इसलिए वो फौज और जो RSS है उन दोनों की सपोर्ट लेना चाहते हैं, इसीलिए दोनों का जिक्र किया। और ये जो आप बात कर रही थी कि जो नया डिफेंस सिस्टम लेके आना चाहते हैं और वो भी 2035 तक, तो वो सिग्नल दे रहे हैं कि 2029 में इलेक्शन होने हैं, तो 2034 तक 35 तक हम बहुत बड़ा दिफा कर सकेंगे। तो वो 10 साल का माइंड मेकअप कर रहे हैं भारतीय अवाम का, भारतीय लोगों का, और बताना चाहते हैं कि अगर मैं रहा तो भारत का जो डिफेंस है वो मजबूत होगा। तो मैं समझता हूँ ये तकरीर जो है, ये चीज़ जो है वो बताती है। बिल्कुल, मोदी की तकरीर आपने बिल्कुल कहा कि माइंड मेकअप कर रही है। आमिर साहब, मोदी ने अपनी तकरीर में आज़ादी का सहरा, बरतानवी फौज का साथ देने वाली, जात पात की हामी, अक़लियतों, आइन और जमहूरियत मुखालिफ RSS को पहनाया। तारीख को यूँ बदलने पर हर कोई आवाज़ तो उठा रहा है। क्या इंतहा पसंदों को खुश करने की ये कोशिश कामयाब रही है? देखिए, एक तो समझना ही चाहिए कि मोदी जो है वो खुद इंतहा पसंद है, और इंतहा पसंदों ही की वजह से वो इक़्तिदार में भी हैं। हिंदुत्व यानी कि जो भी बात कर रहे थे, कमर साहब बात कर रहे थे, संघ परिवार जो है उसी की नुमाइंदगी करते हैं। संघ परिवार क्या है? इट्स एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत बीजेपी भी आती है और उसकी जो दीगर हिंदू महासभा भी आती है, RSS भी आती है, उनका स्टूडेंट फ्रंट भी आता है, उनकी जो किसान की और मजदूरों की जो यूनियन है वो भी आती हैं। जो पूरा का पूरा एक अम्ब्रेला है। और उसी जो एक्सट्रीमिस्ट सोच थी कि जो RSS की थी या जो आप संघ परिवार की थी, उसकी नुमाइंदगी हो रही है। तो जो मोदी जो है वो वही बात करें कि जो उनकी सियासत के खमीर में है। और हमें ये समझना चाहिए, जो अभी कमर साहब ने जिस पे तवज्जो दिलाई, और आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते भी इस पे बात की थी कि संघ परिवार ने एक उसूल बनाया है, जो उनकी किताब है विदास, उनकी किताब है, उसके हिसाब से वो कहते हैं कि जी 75 बरस के जब आप हो जाएं
तो उसके बाद आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए जी। और राम राम करें, कहीं कोने में बैठकर अपने सेल्वेशन के लिए कोशिश करें, यानी कि मुक्ति के लिए कोशिश करें। और मोदी ने यही चीज इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े बड़े जो टावरिंग फिगर्स थे जी। उनको जो है हटाया था बीजेपी से, उनको टिकट नहीं दिए थे। अब जो है अगले माह आपको पता ही है कि मोदी गालिबन 17 सितंबर को उनकी सालगिरह है, तो 75 बरस के हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं समझता कि फौरन इधर वो 75 बरस के होंगे, रिटायरमेंट आ जाएगी, लेकिन उन पे दबाव आएगा कि आपने यू हैव टू वॉक द टॉक, जो आपने खुद किया दूसरों के साथ वो आप भी करें। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उन पे वो दबाव में जो है वो इजाफा होगा। फिर दूसरी बात ये कि खुद संघ परिवार में जो भी आइडियोलॉजिकल नजरियाती तंजीमें होती हैं और जो मूवमेंट्स होती हैं उनमें शख्सियत की इतनी अहमियत नहीं होती है। वो देख रहे हैं कि मोदी जो है ही इज द फेडिंग स्टार ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स, तो उसके लिए वो किसी नए चेहरे को लाना चाहेंगे जो निस्बतन कम उम्र हो। और उसके लिए जाहिर है कि जो उनके योगी साहब हैं दिल्ली के गालिबन, उनको उनका नाम आ सकता है, अमित शाह का आ सकता है, जो स्लाइटली इनसे यंगर हैं, कि उनको एज ए रिप्लेसमेंट लाया जाए। और बजाय देर करने के जितना जल्द लाएंगे तो अपने आप को पोजीशन कर लेंगे अपने इक़्तिदार की, यानी कि जो आरएसएस का जो विजन है इसका संघ परिवार का, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें शख्सियत की कुर्बानी दी जाती है। मोदी की नजरें ये कि जी अगले जो इंतखाबात होंगे उसमें भी वही होंगे, और यहाँ पे पोजीशन ये की जा रही है कि उनको हटाया जाए। अच्छा, मोदी के साथ जो मसले हैं कि उन्होंने जो जो बड़े ख्वाब दिखाए थे लोगों को, उसमें से माशी महाज पर और बहुत सारे महाजों पे उन्होंने डिलीवर नहीं किया। हत्ता कि पार्टी में आपको पता होगा कि बीजेपी के जो सदर हैं जी, वो भी इनके ही मतलब नॉमिनी, और उनका वक्त गुजर चुका है, यानी कि उनकी टर्म एक्सपायर हो गई है। लेकिन मोदी इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने से गुरेज है कि जी अगला जो सदर आएगा हो सकता है इनके काबू का ना हो। और उस तरह से जो है आरएसएस की और संघ परिवार की जो क़यादत है वो नाराज है, जो सब बैठा हुआ है। तो मोदी के सामने चैलेंजेस बेशुमार हैं। लेकिन मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ कि मोदी की मुश्किलात का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में अगर ये हट जाते हैं तो चीजें बेहतर होंगी। समझता हूँ कि जो उनकी फलसफा है, मोदी की जगह कोई और चेहरा आ जाएगा, लेकिन जिस वो नजरिए पे कायम है उस पे रहेंगे। और भारत ने अंडर मोदी, हमें मानना पड़ेगा, उन्होंने 2-3 बड़े काम किए। उन्होंने 2-3 डेडलाइंस को पुश किया है। उन्होंने मौजूदा कश्मीर को भारतीय यूनियन का हिस्सा बनाया। हमें बुरी लग रही है, कश्मीरियों को बुरी लग रही है, लेकिन उन्होंने अपने तई जो है उस मसले को हल किया, और वो समझते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम विल बी एबल टू हैंडल दैट चैलेंज, और इस पे कायम है। अब जो उन्होंने सेकंड स्ट्रोक किया, यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालने का है, उसमें भी अगर कल को पाकिस्तान भारत के मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उन्होंने अपनी रेड लाइंस को पुश कर दिया है बहुत ज्यादा। 2 कार्ड उनकी जेब में है। हम 2 कदम, हम बेशक हमने कामयाबी हासिल की, मॉरल ग्राउंड हमारा बड़ा है, हमने उनके 6 जहाज तबाह कर दिए, लेकिन इन दोनों मामलात पे जब हम बैठेंगे मुज़ाकरात की टेबल पे तो हमें पता चलेगा जी कि वो जो अगस्त 5, 2019 से पहले वाली डिप्लोमेसी नहीं हो रही है, और वो कोई नई डिप्लोमेसी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे ये हमें तय करना है। हमें करनी भी, बात करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए, और किस पोजीशन पे करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के सामने चैलेंजेस बेशुमार है, क्योंकि मोदी ने इन ताल्लुकात में माइनफील्ड बिछा दी है, और वो जो है दुरुस्त होने नहीं जा रही है। मोदी कल चले जाए बेशक, भारत ने जो एडवांटेज ले लिया है स्ट्रेटेजिक, 2 जगहों पे ले लिया है, पानी पे लिया है। और बिल्कुल आमिर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि चेहरा बदल जाएगा लेकिन जो भारत का नजरिया है वो नहीं बदलेगा। कमर चीमा साहब, भारत के मुमताज़ दिफाई तज्जियाकार हैं परवीन सानी ने एतराफ़ किया है कि चीन ने पाकिस्तान को फौजी ताकत का नया मरकज़ बना दिया है। आर्मी रॉकेट फोर्स खत्ते में जो है वो फौजी ताकत का तवाज़न बदल देगी। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, ज़ाहिर बात है कि जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपके पास जब मिलिट्री हार्डवेयर आता है तो आप उसको सिंक्रोनाइज किस तरह से करते हैं, सिंक कैसे करते हैं। जैसे पाकिस्तान ने H-10C भी लिए, उसके बाद PL-15 मिसाइल भी आए, पाकिस्तान ने किल चेन जो है वो इस्टेब्लिश की, पाकिस्तान ने अपने जहाज़ों को इंडिया के रडार्स में नहीं आने दिया, जिस तरह हमने शूट किया इंडियन जेट्स को, और फिर जिस तरह हमने उनके S-400 सिस्टम ढूंढे, जिस तरह हम देख रहे थे कि इंडिया की फ़ौज के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद माने कि पाकिस्तान को सारी इन्फॉर्मेशन थी कि हम कौन कौन सा मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो इस्तेमाल करने लगे हैं और क्या क्या करने लगे हैं, इस हद तक पाकिस्तान को अवेयरनेस थी। तो इंडिया इस चीज़ में पैनिक तो है कि पाकिस्तान के पास अगर चाइनीज़ मिलिट्री हार्डवेयर है, जो कि उन्होंने कहा जी कि 81% है, तो एटलीस्ट पाकिस्तान उसको इस अंदाज से यूटिलाइज कर सकता है कि हमें पता है कि
इसको जैसे कहते हैं ना कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है। लेकिन इंडिया का मसला ये है कि कुछ मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो अमेरिकन है, कुछ जो है वो रशियन है, कुछ फ्रेंच है, कुछ इजरायली है, कुछ उनके अपने हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ों को जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो उनके इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये कहा था, आपको याद होगा कि 2 दिन हम जहाज़ नहीं उड़ा सके, कोई टेक्निकल मिस्टेक्स जो हैं वो हमसे हो गई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इन द मिडल ऑफ द वॉर अगर आप 2 दिन अपनी एयरफोर्स ना उड़ा सकें, और पाकिस्तान को ये एडवांटेज हो कि उसको 24/7 विजिबिलिटी है, और पाकिस्तान को इस चीज़ का भी एडवांटेज था कि हमने जो किल चेन इस्टेब्लिश की, उसमें जो उनके जहाज गिरे उनके पायलट्स को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो वो जो प्रिंस वानी साहब की बात है वो सही कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर है, ये पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करने में जो है वो उसने जो महारत हासिल की है, ये इंडिया के लिए चैलेंज है, और अब उसी की वो कोशिशें कर रही हैं। रिसेंटली भी आज से 2-3 हफ्ते पहले भी उनकी एयरफोर्स ने 2 दिन जो है वो एयर एक्सरसाइजेस की हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जारी बात है परेशान है कि किस तरह चीज़ें की जाएं, और ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान का मिलिट्री हार्डवेयर एक ही जगह से होने से पाकिस्तान को कितनी आसानी है उसको इस्तेमाल करने के अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल। आमिर साहब, मिसाइल टेक्नोलॉजी हालिया जंगों में खासी अहम रही है, हमने देखा है। तो भारतीय इश्तियाल अंगेजी के जवाब में ये रॉकेट फोर्स किस तरह पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी? अच्छा, मैं रॉकेट फोर्स की तरफ आने से पहले जो भारत की तरफ से एक बड़ा गलत बयानिया बनाया जा रहा है, वो पूरा का पूरा क्रेडिट जो पाकिस्तान की कामयाबी का है वो कह रहे हैं कि जी चाइना के मरून मिन्नत है। और जो वो परवीन क्या नाम है, जो भी स्वामी साहब हैं, वो खुद उनके एनालिस्ट या हद तक हुकूमत के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमें एक बीफ्ड अप वन फ्रंट वॉर का सामना था, कि जिसमें चाइना विदाउट शोइंग इट्स हैंड वो एक्टिवली सपोर्ट कर रहा था। इस बात की जो तरदीद है पाकिस्तान पहले कर चुका है। देखिए, अगर हम ये कहें कि जी क्योंकि आपके पास राफेल है तो आप फ्रांस आपकी मदद कर रहा है, रूसी तैयारे हैं तो जी रूस मदद कर रहा है, इजराइल है तो इजराइल से जंग करें, ऐसी बात तो पाकिस्तान नहीं कह रहा। ठीक है कि हमने कहीं से भी हथियार इंपोर्ट किए तो अब वो हथियार हमारे हैं, बेशक वो चाइनीज टेक्नोलॉजी, तो वो एक अपने लोगों को तसल्ली दिलासा देने के लिए कह रहे हैं कि जी क्योंकि चाइना था और हमें बैकवर्ड चाइना और पाकिस्तान से लड़ना पड़ा तो हमारा ये हाल हुआ। उनकी जब वो ये बयानियां देते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि अपनी सुक्की को, अपनी जो उनकी नाक कटी है उसको बचाएं। और ये बयानियां मेरे ख्याल में हमें एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का अपना एक कहते हैं ना कि सॉवरेन एज ए सॉवरेन कंट्री, हमारे एक इंडिजिनस पूरी वो थी। हम हथियार, हमारे पास F-16 भी है, हमारे पास पुराने और भी तैयारे हैं, मतलब दीगर ममालिक के फ्रेंच भी हुआ करते थे एक जमाने में सारे, और इसी तरह हमारे पास अमेरिकन वेपन भी है, अच्छा खासा है, ठीक है ना। तो बात ये होती है कि आप ये नहीं, अभी हम तुर्की से ले रहे हैं, तुर्की से हम लोग चीजों को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बात ये होती है कि आप ये जो एक गलत बयानी उन्होंने बनाया है कि जी सारा का सारा वी वर फेसिंग चाइना एंड बिहाइंड द वेल ऑफ पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। और ये इसीलिए कर रहे हैं कि उनकी सुक्की जो है उसको छुपाएं। अब आए जी रॉकेट फोर्स। अब रॉकेट फोर्स का ज़ाहिर क़याम ये है कि आपका जो मिसाइल ऑपरेशन है वो बहुत फैल गए, उसके कमांड में जो मैं समझता हूँ, ज़ाहिर कि हमारी तरफ से वजाहत नहीं हुई है कि कन्वेंशनल जो मिसाइल हैं आपके रॉकेट्स हैं वो भी आएंगे और जो न्यूक्लियर हैं वो भी आएंगे। और उस ऑपरेशन को ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ज़्यादा मुस्तहकम करने के लिए, और ये जो तजर्बा है चाइना में हुआ है, चाइना के अंदर देयर इज अ रॉकेट फोर्स, एक सेपरेट एज ए एंटिटी है, और पाकिस्तान मस्ट हैव बोरोड फ्रॉम देयर लीफ, और हमने भी उसी तरह की एक रॉकेट फोर्स जो है वो की। और उसके मकसद यही है कि भारत जो है हम उसके डीप इनसाइड हम जाके पेनिट्रेट कर सकें। देखिए, ये जो 4 रोज़ा जो लड़ाई हुई थी, अगर कोई और मुल्क होते तो कहते झड़प हुई है ये, हालांकि बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन की तैयारों की, क्योंकि 4 रोज की जंग नहीं होती, लोग तो लड़ते रहते हैं, एक बार जंग शुरू हो जाए तो। ये 4 रोज़ा जो हमारा उनके साथ मार्का हुआ है, उसमें आप देखें कि सरहदों हमेशा पहले लड़ाई सरहद पे शुरू होती है, फिर ग्रेजुअली वो शहरों की तरफ आती है। इस मर्तबा जो है शुरुआत ही आपने शहरों से की है, तो आपने थ्रेशोल्ड बहुत नीचे कर दिया है, और वो भारत ने शुरू किया है वो काम ना। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को भी करना है कि जी उसको अगर ये गलत फहमी की जी जो सिर्फ हमारे सरहद के साथ उनके शहर और इलाके वही टारगेट होंगे, वो नहीं होंगे। मतलब जिस तरह पूरा पाकिस्तान, क्योंकि हमारा जो मुल्क है जोग्राफियाई एतबार से हमारा हर शहर जो है वो बहुत करीबी है सरहद के, कराची समेत। अगर आप देखें, इंडिया को बहुत एडवांटेज है कि डेप्थ बहुत ज्यादा है, और जब भी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये कि जी टू स्ट्राइक डीप इनसाइड इंडिया, कि अगर उनको ये जी कलकत्ता को समझते महफूज है, और समझते हैं कि जी बनारस, अब जो भी उन्होंने नया नाम रखा है वो महफूज है, या फला शहर जो डीप इनसाइड उनके है कोई,
वो महफूज है। तो आपको उस भरम को भी खत्म करना है, और पाकिस्तान ने जो पोस्चरिंग की है मेरे ख्याल में बर्वक्त है। मगर अच्छा देखिए, फिर भी यही है कि इंडिया जो है अपनी, क्योंकि जैसे भी बात हो रही थी कि मोदी का जो है इज अ फीडिंग स्टार ऑफ इंडियन हिंदुत्व पॉलिटिक्स, जी तो सर। ही माइट ट्राई कि जी अपनी सुप्की मिटाने को कोई मिसएडवेंचर करे, और कोई वो समझे जी हम फर्स्ट ब्लड बिल्कुल, ड्रॉ अपनी करके कोई सुप्ती ऐसी छुपाने के कार्रवाई लिए करें। कोशिश तो है वो आमिर साहब करता हुआ हमें मुस्तकिल दिख ही रहा है। कमर चीमा साहब, अक़वाम मुत्तहिदा हो या फिर आलमी सालिसी अदालत, हिंदुस्तान को किसी ज़ाब्ते और कानून का पास नहीं है और सिंध तास मुआहदे पर आलमी अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, और क्या ये सोच सिर्फ बीजेपी तक महदूद है या कांग्रेस भी इसकी हामी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और अगर आप ये देखें कि और हुकूमत आती है इंडिया के अंदर जिसके चांसेस 2029 में बनते नज़र आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो सोचेंगे दोबारा री इंगेज करने पे पाकिस्तान पे। और ये एक बात बताऊँ मैं आपको, ये नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले सोच लिया हुआ था कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको जो है वो निगोशिएट करना है पाकिस्तान के साथ। अब हालात ये हैं कि ताल्लुकात है नहीं है, अगर रीनिगोशिएट करेंगे तो वो कहेंगे वो नॉर्मलाइजेशन नजर आएगी। नॉर्मलाइजेशन तो वो इतनी भी पसंद नहीं ना कर रहे कि क्रिकेट भी खेलें, तो वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते। तो वो कहते हैं क्योंकि हम अपर रिपेरियन है, हम पानी को कंट्रोल करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान एक महज़ब रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने के नाते जितने भी लीगल एवेन्यूज हैं उनको तलाश करेगा और उस सिलसिले में जो हमारे पास चॉइसेस हैं वो करेगा। लेकिन याद रखें, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये कहा था कि अगर पानी रोका जाता है तो दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसके ऊपर पाकिस्तान की फौज के अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि अगर भारत ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिससे पाकिस्तान का पानी रुका तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एलिमिनेट कर देंगे, उसकी फिर जो भी कॉस्ट जो है वो देनी पड़ी वो हम देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जारी बात है पहले तो लीगल एवेन्यूज में डिप्लोमेटिकली इंगेज करेंगे एंड देन जो जाके बाकी चीज़ें आती हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट तो जिस तरह भारत और पाकिस्तान की जंग में अमेरिका ने इंडिया को डराया कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी कल की तकरीर से जो है ये बड़ी चीज़ वाज़ेह हो गई है कि जो मोदी है वो बड़े दबाव का शिकार है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने की इत्तलात हैं और उनकी मुसलसल निगरानी, इंटरनेट ब्लॉक करने, यहाँ तक कि घर छोड़ने का भी हुक्म दिया जा रहा है। ये बातें किन अज़ाइम की निशानदेही कर रही हैं सर? देखिए, कोई नया रुझान नहीं है। एक बहुत अरसे से जो है, आप देखिए 2019 में जब पाकिस्तान ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है डाउनग्रेड किए थे ताल्लुकात, उसके बाद से जो है मतलब एक तो हमारे यहाँ बहुत ही महदूद अब एक दूसरे के मुल्क के अंदर जो है प्रेजेंस है, बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। और उससे भी पहले जो है भारत हमेशा इल्जाम लगाता रहा कि जी पाकिस्तान भी जो है उनके डिप्लोमेट्स को तंग करता है, और पाकिस्तान ये कहता रहा है कि वो करते हैं। मगर जाहिर है कि कहते हैं मेजबान मुल्क होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, और क्योंकि हालात हमारे बहुत कशीदा हैं, खराब हैं, और उसके अंदर जो कोई मतलब इसमें ताज्जुब की बात नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान एक पुरानी तारीख है एक दूसरे के डिप्लोमेट्स सिफारतकार हैं उनके अमले को तंग करने की। तो और इसका जो है हमेशा आप देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भारत बतौर एक जारी कुव्वत है और भारत जो है कि हमेशा से इस तरह के अज़ाइम रहते हैं, तो वो बार बार ये हरकत करता है। फिर उसके जवाब में आप देखिएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी गजल होगी कि उनके जो यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं जो कि, और ज़ाहिर मुल्क बाज़ जो है ऐसी कहते हैं ना कि कार्रवाइयों में मुलव्विस होते हैं कि जो कि सिफारतकारी के आदाब के मुनाफी होता है। भारतीयों का एक बड़ा हिस्ट्री है, तो ये में ताजुब नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत बड़े पिक्चर में छोटी मोटी डेवलपमेंट होती है ना, कि आपके फुट नोट ऑफ हिस्ट्री है ये, कि आपने सिफारती अमले को निकाल दिया, उस पर तनकीद कर दी, उसके घर पे छापा मार दिया, ये तो होता रहता है, बड़ी बात नहीं। आमिर साहब, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे हिंदुस्तान की जो असलियत है वो खुलकर सामने आ रही है, मुज़ाकरात के हामी हमारे सियासतदानों को भी अंदाज़ा हुआ गया है कि ये जो बातें हैं ये बेसूद हैं, और जब तक मकबूजा कश्मीर, रियासती दहशतगर्दी और सिंध तास मुआहदे समेत तमाम हल तलब इशूज़ पर बात नहीं होती, किसी सिफारतकारी की कोई गुंजाइश नहीं। इस पर सर आप क्या कॉमेंट देंगे? पाकिस्तान में एक बड़ा मौसर लॉबी है जो चाहती है कि जी कश्मीर को बैक बर्नर पे डालकर जो है हम लोग जो है भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाएं,
हम लोग जो है उनके साथ कल्चरल ताल्लुकात बढ़ाएं, और ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि जी मोदी साहब आ गए। अब मोदी साहब ने जो भी हरकतें की उसके बाद वो लॉबी जो है वो तो बिल्कुल शिकस्त खा गई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है बात करने, ये कहने का। और हमारे वो लोग जो थे वक्तन फक्तन ये कहते हैं जी भारत से टमाटर इंपोर्ट कर लेते हैं, फला काम कर लेते हैं। तो अब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि भारत जो है जब किसी भी किस्म की लचक नहीं दिखा रहा, तो पाकिस्तान को भी डिप्लोमेसी में होता है कि जो दूसरा कर रहा होता है वही आप भी करते हैं। तो पाकिस्तान को किसी किस्म का सख्त रवैया जो है अपनाना चाहिए। और मुज़ाकरात तो ऑफ द टेबल हैं, हम क्यों बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं? मुज़ाकरात किस चीज पर होंगे? भारत जो है, जो कहते हैं द बेस्ट होप वी हैव इज टू हैव कोल्ड पीस विद इंडिया राइट नाउ। अगर जंग नहीं होती, लड़ाई नहीं होती है, यही हमारे एक ख्वाहिश भी होनी चाहिए। क्योंकि भारत की बजाय में कि सिंधात मुआहदे पे क्या गुफ्तगू करेंगे भाई? आपने एक मुआहदा है उस पर अमल करें, और जब ये इरिटेंट्स खत्म हो जाएंगे तो हम आपके साथ बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन इसलिए बात करें कि जी आप रीनिगोशिएट करें, 2 कदम पाकिस्तान को पीछे धकेल के, तो ये हमारी सिफारतकारी की एक शिकस्त होगी। तो पाकिस्तान को 10 मरतबा सोचना चाहिए उनसे मुज़ाकरात के बारे में बात करने की भी, क्योंकि भारत सबसे पहले मुज़ाकरात बनाए, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं है। क्रिकेट हो, वो आपका स्पोर्ट्स के और रिश्ते नाते हो, आप उनका नफरत अंगेज बयानियां देख लें। देखिए उनको अदाब दुश्मनी आते हैं, जो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान दुश्मन है और उसको हर तरह से नुकसान पहुंचाना है। तो हमें भी सोच के निकाल देना चाहिए कि जी भारत से इंसानों की तरह अब आप बैठ के तहजीब याफ्ता तरीके से गुफ्तगू कर सकेंगे, तो हमें भी कुरेज देना है इस बात को। और भारत जो कुछ कर रहा है हमारे साथ रियासती दहशतगर्दी हो रहा है, लेकिन आमिर साहब ऐसा महसूस होता है कि जो भारतीय इंतहा पसंदी बिलखुसूस मई की जंग, फिर बांग्लादेश समेत दीगर एशियाई ममालिक को पाकिस्तान और चीन के नज़दीक ले आई है। नेपाल, म्यांमार और मालदीव के रवैये भी बदल रहे हैं। खित्ते में आप क्या समझते हैं ये कितनी बड़ी तब्दीली है, और क्या एक नया मौशी ब्लॉक जो है वो तश्कील पा सकता है? सर देखिए इस बात की यकीनन इम्कान है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हो, जो कि मतलब है 2 ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात जो होते हैं वो इसलिए नहीं होते किसी के खिलाफ हों। वो डिप्लोमेसी का उसूल होता है कि कोई जीरो सम गेम नहीं है। हम बांग्लादेश से हमारे एक पुरानी तारीख हम शेयर करते हैं और अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए जिनके साथ हमारा राब्ता है। उसी तरह भारत इज अ मेजर पावर इन साउथ एशिया। तो ज़ाहिर है कि उसका आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि उसका असर जो है खत्म हो जाएगा। वो दोबारा एसेट करने की कोशिश करेगा बांग्लादेश में। मालदीव में उन्होंने भी दौरा किया है, मालदीव में वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इंटरेस्ट दोबारा बनाए। वहां पर नाराज कैफियत हो गई थी, तो ये चीज का बिल्कुल इम्कान है। असल बात है कि पाकिस्तान सबसे पहले कि हम खुद कितने मजबूत होते हैं माशी तौर पे और सियासी तौर पे, और जब ये यहाँ पे मजबूत होंगे तो उससे हमारा दिफा मजबूत होगा। हम ये चैलेंजेस कर ले तो हमें खुद ही भारत को अकेले ही देखना है। अच्छा आमिर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, इसी के साथ पे एक और भी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एक और बड़ी तब्दीली जो है वो मगरबी सरहद पर भी देखने में आई है कि बैवक्त हमने देखा है कि NRF और तालिबान ने पाकिस्तानी यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी है, नई ख्वाहिशात का सर इजहार किया है। इस पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं? देखिए आप अफगान तालिबान की बात कर रही हैं? जी जी सर, NRF और तालिबान की। NRF क्या, जरा सर वजाहत करें। नेशनल रजिस्ट्रेशन रेफरेंस सर। अच्छा खैर, तो बात ये होती है अफगान तालिबान तो बैसियत देखें ना, 2 मुल्क हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वहाँ पे जो काबुल रिजीम है अफगान तालिबान है, वो तो हमेशा मतलब है कि एक नॉर्मल डिप्लोमेसी है। और अब आपने देखा होगा कि पिछले चंद हफ्तों में कुछ हमारे ताल्लुकात जो हैं अफगानिस्तान के साथ बेहतर भी हुए हैं और मजीद होने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जो है हमने बहुत मतलब है कि अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान ने दुख झेले हैं, और पाकिस्तान को जो है अफगानिस्तान के साथ जो है बेहतर ताल्लुकात सूट करते हैं, अफगानियों को भी सूट करते हैं और हमें भी सूट करते हैं। और जो हमारे दरमियान इरिटेंट्स हैं उनको दूर होना चाहिए, और जितनी जल्दी ये दूर होंगे उतना जो है दोनों ममालिक के लिए अच्छा है। हम अफगानिस्तान की बहुत सारे मामलात में मदद कर सकते हैं अगर अफगानिस्तान हमारे जो है दहशतगर्दी के कंसर्न्स को एड्रेस कर देता है। होपफुली वो करेंगे ये काम। अगर ऐसा हो जाता है तो ये इससे अच्छी कोई सिचुएशन हो नहीं सकती कि हमारी मगरबी सरहद जो है वो महफूज हो जाए, और हम वहाँ पे जो दहशतगर्दी के हमें चैलेंजेस हैं इंतहा पसंद कौम परस्तों की जानिब से या TTP की जानिब से, उसको जो है हम काउंटर कर सकें। और वहाँ पर भी पाकिस्तान को सिर्फ डंडे की जगह, डंडा तो खैर आप इस्तेमाल करेंगे। आमिर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। किसी भी जंग में मीडिया की तरफ से हुब्बुल वतनी का मुजाहरा काबिल फ़हम है, लेकिन पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े दिए जाएं और आवाम को भूखा भूखा प्यासा मार दिया जाए। ना ही ये कहा कि पाकिस्तान ने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता पर कब्जा कर लिया है या उनको जलाकर राख कर दिया है। हाँ, हिंदुस्तानी मीडिया ने अपने ख्वाबों ख्यालों में मस्त होकर ये दावे ज़रूर कर डाले। मुसलसल बेइज्जती के बाद शायद किसी एक आधे एंकर ने माफ़ी मांग ली थी, मगर बेशर भारतीय एंकर्स की शक्लें देखने वाली थीं। उसका नतीजा ये निकला था कि लंदन से निकलने वाले दुनिया के मुमताज़ जरीदों में से एक द इकोनॉमिस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय चैनल्स अपने नाजरीन से ही जंग लड़ने लगे हैं। 4 रोज़ा जंग इस हकीकत का सबूत है कि अस्करी महारत और सिफारती हिकमत अमली के इम्तिजाज से पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने दिफा को यकीनी बनाया बल्कि आलमी सतह पर अपना असर रसूख भी बढ़ाया है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस कामयाबी को अंदरूनी मुआशी और सियासी इस्तेहकाम में बदल सकते हैं या नहीं? क्या हमारे हुक्मरान इसके लिए तैयार हैं? इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।